हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अलायंस। सबसे पहले आप सबको रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। नाउ लेट्स बिगिन आवर सेशन। और फर्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में हम जान लें। रशियन एंड यूएस स्पेस एजेंसी रोस्कोसमोस एंड नासा हैव एग्रीड टू एक्सटेंड देयर कोलैबोरेशन ऑन डिलीवरिंग क्रूज टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंटिल एटलीस्ट 2025 एज अनाउंस्ड बाय रोस्कोसमोस। रशियन और यूएस स्पेस एजेंसी जो है रोस्कोसमोस और नासा वो तैयार हो गए हैं कि वो एक्सटेंड करेंगे अपने कोलेबोरेशन को डिलीवर करने के लिए क्रूज को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए अंटिल एटलीस्ट 2025 तक के लिए, जैसा कि अनाउंस किया गया था रोस्कोसमोस के द्वारा। ये जो डिसीजन है इसका मकसद है मेंटेन करना रिलायबिलिटी को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का और इंश्योर करना कंटिन्यूड प्रेजेंस को रिप्रेजेंटेटिव का दोनों ही एजेंसी रशियन और अमेरिकन सेगमेंट का स्पेस स्टेशन में। ISS launched in 1998 during a period of increased US-Russia cooperation post-Cold War has been a rare area of collaboration between the two countries। और जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जिसको लॉन्च किया गया था 1998 में, ये एक पीरियड था इंक्रीज यूएस रशिया कॉपरेशन का पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद, जहाँ पे एक रेयर एरिया ये कोलैबोरेशन का दोनों कंट्री के बीच में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का भी हाल ही में 25th एनिवर्सरी हुआ था, तो उससे रिलेटेड सारे फैक्ट को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी ये एक कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है। लार्जेस्ट ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर है स्पेस का, जो कि काम कर रहा है एक लेबोरेटरी के रूप में न्यू टेक्नोलॉजी के रूप लिए और ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म के लिए वेरियस रिसर्च का। ऑर्बिट की अगर हम बात करें तो ये ऑर्बिट करता है अर्थ को एवरेज एल्टीट्यूड में 400 किलोमीटर का और सर्कल करता है ग्लोब को हर एक 90 मिनट में। इसका जो स्पीड है 28,000 किलोमीटर पर आवर का है। कंस्ट्रक्शन और कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कंस्ट्रक्ट किया गया था पीस बाय पीस के मदद से ऑर्बिट में। तो पहला मॉड्यूल था जायरा, इसको लॉन्च किया गया था 1998 में। इसको बिल्ड किया गया था 5 स्पेस एजेंसी के द्वारा और ये रिप्रेजेंट करता है 15 कंट्री को, जिसमें कि नासा यूएसए का, रोस्कोसमोस रशिया का, जक्सा जापान का, कैनेडियन स्पेस एजेंसी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। साइज़ की अगर इसकी हम बात करें तो इसका वजन ऑलमोस्ट 400 टन है और ये कवर करता है एक एरिया को, जितना बड़ा आपका फुटबॉल पिच होता है उतने बड़े साइज़ का एरिया को ये कवर करता है। रशिया का क्या भूमिका था मेंटेन करने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को? रशिया रिस्पॉन्सिबल है जो कोर्स है करेक्शन का स्टेशन के ऑर्बिट का। ये इंश्योर करता है अवॉइड करना स्पेस डेब्रिस को और फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट को एस्ट्रोनॉट का ISS के लिए। लास्ट ईयर रशिया विड्रॉ कर दिया था अपने सपोर्ट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, जब यूएस ने सैंक्शन लगाया था रशिया के इन्वेशन के बाद यूक्रेन के ऊपर, जब रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेट किया था तब। लेकिन अब क्या है, दोनों का रिश्ता नॉर्मल होता दिखाई दे रहा है इस डिसीजन के बाद। अगर हम इंपॉर्टेंस इसकी बात करें तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अलाउ कर रहा है क्रू मेंबर को कि वो रिसर्च करे क्रिटिकल फील्ड पे, जैसे कि फ्लूइड कंबसन, माइक्रोग्रेविटी रिसर्च, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, रेडिएशन इन्वायरमेंट, जो कि आवश्यक है फ्यूचर ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। नोटेबल सक्सेस की अगर हम बात करें तो जो मेडिकल डिस्कवरी है, जो रिसर्च है ISS का, ये एक एडवांसमेंट की ओर ऑस्ट्रोपोरोसिस ट्रीटमेंट और मसल एस्ट्रोफी को समझने में मदद कर रहा है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की अगर हम बात करें तो जो कंस्ट्रक्शन है इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी का, ये आपका एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है स्पेस एक्सप्लोरेशन, रोबोटिक और लाइफ सपोर्ट सिस्टम का। मिशन लाइफ की बात करें तो ये ऑपरेट करेगा 2030 तक। नासा का प्लान है कि इसको डिकमीशन कर लिया जाए 2031 में। चाइना के अगर हम मिशन की बात करें तो टियांगोंग स्पेस स्टेशन जो है चाइना का, ये परमानेंटली क्रूड स्पेस स्टेशन है जिसको लॉन्च किया गया था 2021 में। इसको ऑपरेट किया जाता है चाइना मेन स्पेस एजेंसी के द्वारा लो अर्थ ऑर्बिट में 340 से 450 किलोमीटर अबव सरफेस में। भारत का जो मिशन है तो इंडिया ने प्लान किया है कि उसका खुद का जो स्पेस स्टेशन है 2035 तक वो रखेगा, जिसका वजन 20 टन होगा और ये काम करेगा एक फैसिलिटी के रूप में, जहाँ पे एस्ट्रोनॉट स्टे कर सकेंगे 15 से 20 डेज तक। और ये एक प्लेस होगा जो कि आपका 400 किलोमीटर अबव अर्थ के ऑर्बिट का होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्योरा वैली नेशनल पार्क। तो हम जानेंगे न्योरा वैली नेशनल पार्क के बारे में। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। रिसेंट इमेज कैप्चर बाय ट्रैप कैमरास इन द न्योरा वैली नेशनल पार्क इन द हिल ऑफ वेस्ट बंगाल हैज कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 10,500 फीट अबव सी लेवल। एक जो रिसेंट इमेज था जिसको कैप्चर किया गया था ट्रैप कैमरा के मदद से न्योरा वैली नेशनल पार्क में, जो आपका हिल है वेस्ट बंगाल का, इसने कंफर्म किया जो प्रेजेंस है रॉयल बंगाल टाइगर का एल्टीट्यूड में 10,509 फीट अबव सी लेवल पे। ये जो सर्वे है ये दर्शाता है जो प्रेजेंस है मोर देन 10 टाइगर का इस एरिया पे। जो रिसेंट कैमरा था ट्रैप इमेजेस का, इसने कंसिस्टेंटली फ्यूचर किया है कम से कम एक रॉयल बंगाल टाइगर को वहाँ पे। न्योरा वैली नेशनल पार्क जो है आपका, ये कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल का पड़ता है, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1986 में। और ये रिच बायोलॉजिकल जोन है जहाँ पे डाइवर्स फ्लोरा और फोना पाए जाते हैं।
ये जो पार्क है आपका, ये होम है रेड पांडा, जिसको कि हम रग्ड इनएक्सेसिबल टेरेन के लिए भी जानते हैं, वहाँ पर रेड पांडा पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है लीची। लीची के बारे में हम जानेंगे। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन लीची NRCL हैज सक्सेसफुली एक्सपेंडेड लीची कल्टीवेशन टू 19 स्टेट इन इंडिया। जो आपका नेशनल रिसर्च सेंटर है लीची के लिए, उन्होंने सक्सेसफुली एक्सपेंड कर दिया लीची के कल्टीवेशन को 19 स्टेट के लिए। भारत के मतलब भारत के 19 स्टेट में लीची को ग्रो किया जाता है। लीची कल्टीवेशन फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन हैज कमेंस्ड इन स्टेट सच एज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड अदर्स। जो लीची का कल्टीवेशन है कमर्शियल प्रोडक्शन के रूप में, इसको स्टार्ट कर दिया गया था जो आपका स्टेट है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कुछ स्टेट के लिए। लीची के बारे में भी हम जान लें। लीची चाइनीसिस एक स्मॉल ओवर राउंडिश फ्रूट है जो कि नेटिव है साउथ ईस्ट एशिया का। ये मेंबर है सोपबेरी फैमिली सेपिन एंटेकिया का, जिसको कि हम लीची व लीची भी कहते हैं। लीची एक सेंसिटिव फ्रूट है। ये इन्फ्लुएंस पड़ता है इसके ऊपर टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी और सॉइल के कंडीशन का। फ्रूट प्राइमरीली जो है ये ग्रो करता है फुटहिल्स में हिमालय का, जहाँ पर बिहार एलोन कंट्रीब्यूट करता है नियरली 40% भारत के लीची प्रोडक्शन का। मतलब सबसे ज़्यादा भारत का लीची प्रोडक्शन जो है वो बिहार में होता है। लीची फ्रूट कंटेन करता है एक टॉक्सिन जो कि आपका मिथिलीन साइक्लोप्रोपाइल ग्लाइसिन है MCPG, जिसको हम जानते हैं कि ये फैटल है। इसके कारण इंसेफेलाइटिस रिलेटेड डेथ भी होता है। ये स्पेशली हार्मफुल है अगर इसको कंज्यूम किया जाए माल नूरिश चिल्ड्रन के द्वारा, तो यानी जो माल नूरिश चिल्ड्रन है उसको नहीं कंज्यूम करना चाहिए लीची को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिकल फेडरलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड फ्रॉम सेंट्रल टू स्टेट। तो हम जानेंगे फिजिकल फेडरलिज्म के बारे में, जहाँ पे बात कही गई है डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर फंड का सेंट्रल से स्टेट को। तो इसको डिटेल में हम समझेंगे। प्री प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारा आरोप आपको लगता है कि सेंट्रल जो है वो फंड को नहीं देता है स्टेट को, बहुत सारे स्टेट के लिए। तो क्या है, किसको दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, क्यों नहीं, यहाँ पे सब हो जाएगा डिस्कस। अभी हाल ही में जो डिसएग्रीमेंट हुआ सेंट्रल और तमिलनाडु गवर्नमेंट के बीच में फ्लड रिलीफ को लेकर, जब हैवी रेनफॉल देखा गया था, ये एक डिबेट का कारण बन गया कि जो सेंट्रल ग्रांट जो स्टेट को दिया जाता है उसको लेके। उत्तर प्रदेश हैड रिसीव्ड द हाईएस्ट एलोकेशन ऑफ फंड अंडर स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट, while some other states such as Andhra Pradesh, Kerala, Manipur, Punjab had received no allocation in 2023-24। जो उत्तर प्रदेश है उसको मिला है हाईएस्ट एलोकेशन फंड का, जो स्कीम है स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत। जबकि आपका कुछ अदर स्टेट है जैसे कि आपका आंध्र प्रदेश, केरला, मणिपुर, पंजाब, इन सबको कोई भी एलोकेशन नहीं मिला था 2023-24 के लिए। फिजिकल फेडरलिज्म होता क्या है? Fiscal federalism deal with the division of financial power as well as function between multiple level of government in a country. It has within it ambit the imposition of taxes as well as division of different taxes between the center and constituent unit. फिजिकल फेडरलिज्म डील कर रहा है जो डिवीजन है फाइनेंशियल पावर का और साथ साथ फंक्शन का मल्टीपल लेवल में गवर्नमेंट के लिए कंट्री पे। ये जो है एम्बिट के अंदर है, इसके अंदर लगाया जाता है टैक्सेस को, साथ साथ डिवाइड किया जाता है अलग अलग टैक्सेस को सेंटर और कंस्टिट्यूएंट यूनिट के बीच में। जो टूल है फिजिकल फेडरलिज्म के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असाइनमेंट जो है पावर का, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उन्होंने डेलिनेट किया है टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर पावर को अलग अलग गवर्नमेंट लेवल पे। ये इंश्योर करता है कि क्लियर डिमार्केशन हो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल 280 के अंतर्गत ये रिस्पॉन्सिबल है रिकमेंड करने के लिए टैक्स रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन को। ये सजेस्ट करता है वेज को ताकि इन्हेंस किया जा सके स्टेट के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को और प्रमोट किया जा सके फिजिकल डिसिप्लिन को। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये एक कम्प्रीहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है जिसने रिप्लेस किया था बहुत सारे सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस को गुड्स और सर्विसेज को लेके, जिसको एडमिनिस्टर किया जाता है जीएसटी काउंसिल के द्वारा। ये रिप्रेजेंट करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स को। ग्रांट इन एज सिस्टम को अगर हम बात करें तो ये इन्वॉल्व करता है जो डिस्क्रिशनरी ट्रांसफर है फंड का आर्टिकल 225 के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को स्पेसिफिक पर्पस के लिए या स्कीम के लिए, ताकि एड्रेस किया जा सके रीजनल डिस्पैरिटी और डेवलपमेंटल गैप को। इश्यू इन फिजिकल फेडरलिज्म इन इंडिया, क्या प्रॉब्लम है फिजिकल फेडरलिज्म को लेकर भारत में? सेंट्रल असिस्टेंस फॉर डिजास्टर, जो सेंट्रल मदद दिया जाता है डिजास्टर के लिए। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया था 21,692 करोड़ रुपीस का रिलीफ फंड के रूप में यूनियन गवर्नमेंट से, जो डिजास्टर आया था साइक्लोन मिचोंग के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलॉट किया सिर्फ ₹450 करोड़ को स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के अंतर्गत और ₹500 करोड़ को चेन्नई फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट के लिए। स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट, तो जो आपका स्कीम है स्पेशल असिस्टेंट का जो स्टेट है कैपिटल एक्सपेंडिचर व इन्वेस्टमेंट के लिए,
जिसमें यूपी और बिहार जो है वो लीड कर रहा है। उन्होंने पूरा किया है क्राइटेरिया को कैपिटल एक्सपेंडिचर का और सिक्योर किया है हाईएस्ट एलोकेशन को लास्ट 4 ईयर पे। तो आपका जो क्राइटेरिया था कैपिटल एक्सपेंडिचर को, इसको फुलफिल किया गया इन दोनों स्टेट के द्वारा। इस कारण इनको हाईएस्ट एलोकेशन दिया गया लास्ट 4 ईयर में। ऐसा नहीं कि इनको ऐसे ही दिया गया है। जबकि आपका उत्तराखंड, हरियाणा, केरला, पंजाब को सिर्फ 1 से 2% ही मिला है टोटल रिलीज अमाउंट का। आंध्र प्रदेश, केरला, मणिपुर, पंजाब जो है उनको नहीं मिला है किसी भी टाइप का एलोकेशन 2023-24 में, क्योंकि ये पूरा नहीं कर रहे हैं क्राइटेरिया को। ये ग्राउंड है क्योंकि वो क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, इस कारण उनको फंड नहीं दिया गया है। ये जो स्कीम है स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको इनिशिएट किया गया था फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान, और इसको एक्सटेंड कर दिया गया स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2023-24 के लिए, जिसका एलोकेशन जो था वो ₹1 लाख करोड़ से अधिक का था। FRBM एक्ट की अगर हम बात करें, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, ये एप्लीकेबल है सारे स्टेट के लिए। लेकिन बहुत सारे स्टेट जो है उन्होंने पूरा नहीं किया है टारगेट को। क्या प्रॉब्लम है विथ रेस्पेक्ट टू जीएसटी को लेके? तो जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी था स्टेट का, जीएसटी जो है उसने वो ले लिया है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को बहुत सारे स्टेट का, जो कि उनके पास अवेलेबल था, जो कि कंट्री का इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइम था, यूनिलेटरी था नेचर में। जीएसटी कंपनसेशन की अगर हम बात करें तो सेंटर ने मिस कर दिया है जो कंपनसेशन अमाउंट था, वो मेजर पॉइंट है कंटेंशन को लेके। जीएसटी काउंसिल जो है, जहाँ पे वोटिंग स्ट्रक्चर एक वर्चुअल वीटो का है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ये साइडलाइन करता है जो प्रिंसिपल है कॉन्सेंसस का। रोल ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन इन फोस्टरिंग फिजिकल फेडरलिज्म, क्या भूमिका है 15 फाइनेंस कमीशन का फोस्टर करने के लिए फिजिकल फेडरलिज्म को? तो इंक्रीज किया गया है टैक्स डिव्यूशन को स्टेट के लिए, 32% था, इसको बढ़ा के 41% कर दिया गया। इन्हेंस किया गया है स्टेट के फिजिकल कैपेसिटी को और ऑटोनॉमी को, स्पेंडिंग एलोकेशन मोर रिसोर्सेज टू स्टेट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट रोल को। स्टेट का फिजिकल बफर भी इससे बढ़ा है। फोकस किया जा रहा है सेक्टर स्पेसिफिक पर्पस बेस्ड ग्रांट के ऊपर। ये जो कमीशन है उसमें प्रोविजन है ₹4.36 लाख करोड़ का परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट, जो कि स्टेट को दिया जाएगा, जो एरिया है हेल्थ, एजुकेशन, रूरल कनेक्टिविटी और वाटर कंजर्वेशन के लिए, जो कि एड्रेस करेगा डेवलपमेंट गैप को, बूस्ट लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस। कमीशन ने मैंडेट किया है 31% शेयर जो है डिविजिबल पूल का लोकल गवर्नमेंट के लिए, जिसमें ₹2 लाख करोड़ का ग्रांट जो है उससे अधिक का अर्बन या रूरल लोकल बॉडी को दिया जाएगा, मजबूत करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन को। क्या प्रॉब्लम आ रहा है? सेंटर रिटेन लार्जर रेवेन्यू रेजिंग पावर, सेंटर के पास अभी भी लार्जर रेवेन्यू रेजिंग पावर है, वो कंट्रोल कर रहा है सिटीजन के वाइटल पर्सनल फाइनेंस और एक्सपेंडिचर को, जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स, इन सब के मदद से ये कंस्ट्रेंट कर रहा है स्टेट के कैपेसिटी को। आरबीआई का जो मॉनेटरी पावर है ये भी लाइक करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही, ये जो है सिवियरली स्क्यू कर रहा है फिजिकल इम्बैलेंस को स्टेट के खिलाफ। रिजिड फिजिकल कंसोलिडेशन गोल जो है ये ओवरलुक कर रहा है इकोनॉमिक कांस्टेंट को, जो मैंडेट किया गया 4% फिजिकल डेफिसिट का लिमिट को स्टेट के लिए। ये कर्व कर देता है उनके कैपिटल स्पेंडिंग अवेलेबिलिटी को और रिड्यूस करता है फिजिकल लेगरूम को, जिसके कारण रिस्क हो जा रहा है इकोनॉमिक रिवाइवल फेज में। लिमिटेड सेक्टोरल ग्रांट जो है कुछ स्पेशलाइज डोमेन को लेके, जो कमी है परफॉर्मेंस इंसेंटिव का स्टेट के लिए बहुत सारे एरिया में, जैसे कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, डिजिटल गवर्नेंस, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, ये सारे क्रिटिकल सेक्टर है जो कि अंडर फंडेड है और ये हैम्पर कर रहे हैं स्टेट के कैपेसिटी को अपलिफ्ट करने के लिए उनको। जो कि प्रिंसिपल है जिसको कि गाइड किया गया है 15 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे। इक्विटी की बात कही गई है, बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का सेंटर और स्टेट के बीच में, जो कि बेस्ड होगा साउंड क्राइटेरिया जैसे कि डेमोग्राफिक, डेवलपमेंट लेवल, इन सब के ऊपर, ताकि कम से कम किया जा सके इनइक्वालिटी को। एफिशिएंसी, रिजल्ट बेस्ड इंसेंटिव होना चाहिए, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया पहले बार अलग अलग सेक्टर पे, जैसे कि एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ के सेक्टर पे, ताकि बूस्ट किया जा सके इफेक्टिव गवर्नेंस को। कंडीशनलिटी, सेंटर सेक्टर ग्रांट जो है उसको टाइट किया गया है स्टेट लेवल रिफॉर्म के साथ, ताकि इनेबल किया जा सके रियलाइजेशन को नेशनल प्रायोरिटीज़ का, जैसे कि पावर सेक्टर वाइबिलिटी हो गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया। इंक्लूसिवनेस की बात कही गई है, इन्हेंस किया गया है फंड के एलोकेशन को डिप्राइव ग्रुप और बैकवर्ड रीजन में, ताकि इंश्योर किया जा सके इवन डेवलपमेंट को, और एम्पावर किया जा रहा है लोकल गवर्नमेंट को अलॉट करके उनको शेयर उनका सेंट्रल सेक्टर्स की मदद से। रिस्पॉन्सिबनेस, जो सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इमर्जिंग प्रायोरिटीज़ के लिए, जैसे कि इंप्रूव करना एयर क्वालिटी को, वाटर कंजर्वेशन को, मेट्रो कनेक्टिविटी को, इसने ग्रोथ दिखाया है और ज़्यादा सस्टेनेबल रूप से। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की अगर हम बात करें तो जो कांस्टेंट कंसल्टेशन किया जा रहा है सेंटर और स्टेट के बीच में, जो कमीशन है 5 ईयर अवार्ड पीरियड की मदद से, ये बेटर रिकंसाइल करता है नेशनल और सब नेशनल प्रायोरिटी को। इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं
कि एक केयरफुल रीएवोल्यूशन जो है फिजिकल अरेंजमेंट का, प्रायोरिटाइज करना सेंट्रल एक्सपेंडिचर को और डिस्कस करना न्यू ग्रांट फ्रेमवर्क को, ये जरूरी है फोस्टर करने के लिए इफेक्टिव फिजिकल फेडरलिज्म का भारत के लिए। और जो गवर्नमेंट है उनको दिया गया है टर्म ऑफ रेफरेंस 16 फाइनेंस कमीशन का, ताकि बेहतर प्रायोरिटाइज किया जा सके गवर्नमेंट फाइनेंस को। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.